प्रिय दोस्तों, मित्रों, परिजनों, सुधीजनों, नमस्कार। आज की भावगंगा के 10वें अंक में आप सबका स्वागत है। सूर्योदय हो रहा है, बल्कि हो चुका है थोड़ी देर पहले, और चिड़ियों की चहचहाहट, पेड़ों के नीचे हम लोगों का ये भावगंगा का अविरल प्रवाह चल रहा है। और आपकी इसमें जो भागीदारी है वो हौसला देती है, शक्ति देती है और एक नई संभावना निरूपित करती है, बताती है। जैसा कि कल मैंने कहा था, सुबह होने को है चिड़िया चहचहाती है। जो आगे जो और अच्छा समय आने वाला है उसके लिए ये हम लोगों के चहचहाहट है। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे हेलन केलर का, कि कैसे वो छू करके बता देती थी कि क्या किस चीज़ का क्या रंग है, जबकि वो जन्मांध थी और बहरी थी। उनका एक और विचित्र शक्ति या गुण उन्होंने अपने अंदर डेवलप कर लिया था, विकसित कर लिया था, कि वह किसी के मुंह के सामने हाथ रख करके बता देती थी कि वह क्या बोल रहा है। लेकिन उसके लिए शर्त एक थी कि वह वही भाषा बोल रहा हो जो वह जानती हो। यह वही भाषा बोलने की बात क्यों है वो मैं अभी स्पष्ट करूंगा। लेकिन वो केवल यहाँ पर हाथ रख करके, जब आप बोल रहे हों और यहाँ पर हाथ रख करके बता देती थी कि आप क्या बोल रहे हैं। दरअसल जब आप बोलते हैं तो जब आपके मुंह से अलग अलग कोणों से हवा आती है, तो हर ध्वनि की अपनी अलग अलग कोण से हवा के अलग अलग दबाव से आने की प्रक्रिया होती है। और चूंकि वो सुन नहीं सकती, वो ध्वनियाँ जब कान तक जाती हैं तो आपको ध्वनि का आभास होता है। लेकिन अगर वो नहीं सुन सकती तो उन्होंने अभ्यास ये किया था कि जब आप बोल रहे हैं तो आपके मुंह से जो हवा निकल रही है, किस कोण से, किस दबाव से, उसका अपने त्वचा के द्वारा, त्वचा के स्पर्श के द्वारा बता देती थी। उस दबाव को पहचान के कि आपने कौन सा शब्द बोला है, कौन कौन से अक्षर बोले हैं, उनको मिलाकर शब्द, और फिर पूरी बात। तो हाथ से कान का भी काम लेती थी। लेकिन जो ये शर्त है कि जो वो जानती हूँ भाषा, क्योंकि उसी भाषा को तो वह पहचान पाएंगी जब आप बोलेंगे। किसी और भाषा कि कोई और अगर ध्वनि निकालेंगे तो उनको दिक्कत होगी। वैसे वो बहुत सारी भाषाएं जानती थीं, लेकिन जो जो भाषाएं वो जानती थीं उसमें बस वो उनका हाथ यहाँ रखना काफ़ी था और वो बताती चली जाती थी कि आप क्या बोल रहे हैं, या समझती चली जाती थी। तो इसीलिए वो कहती थी कि ईश्वर जब एक रास्ते बंद करता है तो अनेक रास्ते खोलता है। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम बंद रास्ते को देखते रहें, निराश होते रहें, या खुले रास्तों को देखें और आनंदित हों और जीवन में नई रोशनी लाएं, नई दिशा में आगे बढ़ें। बहुत बड़ा संदेश हेलन केलर ने दिया है इस दुनिया को, और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो मैंने कल आपसे ये भी कहा था कि उनके बारे में एक छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है, मतलब सच्चा किस्सा है, लेकिन वो भी अपने में महत्वपूर्ण है। वह भी जानना चाहिए कि कैसे एकदम जो निचली पायदान पे हैं वह भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, या महत्वपूर्ण बनने, कोई महत्वपूर्ण चीज़ होने जा रही है भविष्य में। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो खुद होती हैं, व्यक्ति तो माध्यम बनता है।
तो हेलन केलर अगर माध्यम बनी इतने सारे विलक्षण मोटिवेशन के लिए और तमाम सारी शारीरिक कमजोरियों के बावजूद इतना कुछ कर पाई, तो उसके लिए और कौन कौन लोग माध्यम बने वो जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए एक छोटी सी आर्टिकल है अंग्रेज़ी में, तो मैं उसको पढ़ते हुए उसका हिंदी अनुवाद आपको बताते हुए आगे बढ़ूँगा। अद्भुत है। नोबेल प्राइज़ तो हेलन केलर को मिला, लेकिन उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण लोगों का हाथ रहा है, तो उनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और एक तो टीचर थी और एक मेड, साधारण सी सर्वेंट कह लीजिए, आया कह लीजिए, एक इंस्टीट्यूट की। तो वो पूरी बात जब आप जानेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और हौसला भी होगा। एक ट्विक्सबरी इंस्टीट्यूट है जो गरीब बच्चों के पालने पोसने के लिए एक एसएलएम टाइप का है, जिसमें गरीब बच्चे पाले पोसे जाते हैं। तो उसमें एक दिन एक डॉक्टर आया और विजिट करने के लिए। तो उसने एक वहाँ पे मेड सर्वेंट थी, तो उससे पूछा कि आप यहाँ कितने दिनों से काम कर रही हैं। तो उस मेड ने कहा कि आई हैव वर्कड हियर ऑलमोस्ट सिंस द प्लेस, जब से शुरू हुआ है ये ट्विक्सबरी इंस्टीट्यूट तभी से मैं यहाँ हूँ। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या इस इंस्टीट्यूट के इतिहास के बारे में आप कुछ बता सकती हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं इतना तो इतिहास वगैरह नहीं जानती हूँ इसका, बट लेकिन आपको कुछ मैं जगह दिखा सकती हूँ। और उसके बाद उसने डॉक्टर को बेसमेंट में, जो कि उसका सबसे पुराना सेक्शन था उस इंस्टीट्यूट का है, वहाँ ले गई और उन्होंने एक स्मॉल छोटे से कमरे में, जो प्रिजन टाइप का था, बंद कर दिया जाता था तो फिर जेल ही हो जाता था, और उसके बहुत जो उसके वो बार वगैरह थे दरवाजे के, वो लोहे के, वो सब जंग लगे हुए थे, बहुत पुराना हो गया था। तो उसको दिखाते हुए उस मेड ने कहा कि ये वो केज है जहाँ हम लोग एनी को रखते थे, एनी को यहाँ रखते थे। अब डॉक्टर को और क्यूरियोसिटी हुई, उसने पूछा एनी कौन है। तो मेड ने कहा कि वो एक छोटी सी लड़की थी जो यहाँ लाई गई थी, क्योंकि वो इनकरेजिबल थी, वो उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता था, वो अनकंट्रोल्ड थी, जो मन में आता करती थी, विच मीन्स नो बॉडी कुड डू एनीथिंग विथ हर। कोई आदमी उसको कुछ हैंडल नहीं कर पाता था, संभाल नहीं पाता था। वो कभी कभी काटने दौड़ती थी, चिल्लाती थी, खाने का जो खाना होता था उसको लोगों के ऊपर फेंक देती थी, और डॉक्टर और नर्सेज भी उसको एग्जामिन नहीं कर पाते थे, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती थी। और मैंने देखा कि तमाम डॉक्टर्स ने तमाम कोशिश की, लेकिन वो उनके ऊपर थूक देती थी, उनको निचोड़ लेती थी। और जब I was only a few years younger than her myself and I used to think, मैं इसी एसाइलम में थी, तब भी काम कर रही थी, और उससे कुछ साल, 1-2 साल छोटी ही थी। तो मैं ये सोचती थी कि मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। छोटे से ही वेट थी वहाँ पे। I mean, if doctors and nurses could not help her, what could someone like me do? अगर डॉक्टर और नर्स उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी जैसे एक बच्ची उसकी क्या मदद कर सकती है। I didn't know what else to do.
मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या कर सकती हूँ. आई जस्ट बेक्ड हर ए स्मॉल केक वन नाइट एंड आफ्टर वर्क. एक दिन मैंने अपना काम ख़त्म करने के बाद उसके लिए एक छोटा सा केक का टुकड़ा पकाया, तैयार किया, और उसके अगले दिन मैं उसको उसके पास ले गई. और डर रही थी क्योंकि उसका व्यवहार ये था, फेंक देती थी, सब करती थी. तो मैं उसके केज के पास गई और उससे कहा, एन्नी, मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ इस फ्लोर पर, ज़मीन पर, एंड क्या तुम उसको आ करके हाथ बढ़ा करके उसको ले सकती हो जब तुम्हें इच्छा हो, क्या तुम उसको ले सकती हो? देन आई गॉट आउट ऑफ देयर एज फास्ट एज आई कुड. उसके बाद मैं वहाँ से भाग आई जितनी जल्दी हो सके, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड शी माइट थ्रो इट एट मी. मैं डर रही थी कहीं वो उसको उठाकर मेरे ऊपर फेंक न दे. बट शी डिडंट, लेकिन उसने वैसा नहीं किया. शी एक्चुअली टुक द केक एंड एट इट. उसने उस केक को ले लिया और खा लिया. आफ्टर दैट शी वॉज जस्ट लाइक लिटिल बिट नाइसर टू मी. उसके बाद वो थोड़ा मुझसे और बेहतर होने लगी, बेहतर व्यवहार करने लगी. व्हेन आई वॉज अबाउट, जब मैं उसके आसपास हूँ तो बेहतर व्यवहार करने लगी. एंड समटाइम्स आई वुड टॉक टू हर, कभी कभी मैं उससे बात करती थी. वंस आई इवन गॉट हर लाफिंग, मेरी बातचीत और इस सब से एक बार वो हंसने भी लगी. वन ऑफ द नर्सेज नोटिस दिस एंड शी टोल्ड द डॉक्टर. तो उस समय उस जो असाइलम के डॉक्टर थे वो एक नर्स ने देख लिया इसके साथ उसको बात करते और हंसते, तो डॉक्टर को बताया. दे आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प विद देम विद एनी. तो डॉक्टर्स ने कहा, क्या तुम एनी को और बेहतर बनाने के लिए हमें मदद कर सकती हो? आई सेड व्हाट, आई सेड आई वुड इफ आई कुड, मैं ज़रूर करूँगी अगर मैं कर सकती हूँ. सो दैट इज़ हाउ it come about that every time they wanted to see Annie or examine her, I went into the cage first and explained and calmed her down and held her hand, which is how they discovered that Annie was almost blind. उसको एक बीमारी थी और उसके पिता बहुत गरीब थे दरअसल, और तो वो नहीं खर्चा उठा पाए, तो उसको इस गरीबों के होम में कर दिया था. और यहाँ उसकी बीमारी बढ़ती चली गई, और जब जितने दिन से वो केज में रह रही है उसकी बीमारी बढ़ती चली, ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो गई. लेकिन डॉक्टरों को किसी को कुछ पता भी नहीं है. तो अब जब भी डॉक्टर जाते तो इसको अपने साथ ले जाते और ये उसको काम करती, शांत करती, और तब उसको एग्जामिन करते, और तब पता चला कि वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो चुकी है. After they had been working with her for about a year and it was tough sledding with Annie, the Parkinson Institute for the Blind opened its doors. एक साल में धीरे धीरे और बेहतर हुई, और उसी समय पार्किंसन इंस्टीट्यूट जो ब्लाइंड के लिए था उसके कुछ डॉक्टर्स यहाँ आए थे और उन्होंने इसको अपने यहाँ ले जाने के लिए तैयार हो गए. पहले तो कभी कोशिश की गई थी तो मना कर दिया था कि ऐसे बच्ची को हम कैसे लेंगे जो इतना अनमैनेजेबल है. एट फर्स्ट द डायरेक्टर डिडंट से एनीथिंग एंड देन ही थॉट अबाउट इट. ए लेटर ही हैड जस्ट रिसीव्ड. अ man had written to him about his daughter. She was absolutely unruly, almost like a Parkinson Institute for the Blind opened its doors. They were able to help her and she went on to study and became a teacher herself. तो वो वहाँ गई पार्किंसन इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड में. वहाँ उसने, अब उसकी जिजीविषा जाग चुकी थी, वो खुद एक टीचर हो गई. Annie came back to Tewksbury Institute to visit and to see what she could do to help out. अब एनी ट्विक्सबरी इंस्टीट्यूट आती है अपने पुराने इंस्टीट्यूट में जहाँ उसके इतने दिन गुजारे, और वहाँ उसके डायरेक्टर से पूछती है कि मैं इस इंस्टीट्यूट के लिए क्या कर सकती हूँ. एट फर्स्ट द डायरेक्टर डिडंट से एनीथिंग,
डायरेक्टर को समझ में नहीं आया, कुछ नहीं बोला. And then he thought about a letter she had just received. A man had written to him about his daughter. She was absolutely unruly, almost like an animal. तभी डायरेक्टर को याद आया कि एक व्यक्ति ने उसके पास एक खत भेजा है अपनी बेटी के लिए, और वो ब्लाइंड है, डेफ है, और वो भी अनकंट्रोलेबल है. जब आप शुरू में, अगर आप कितनी घुटन होती होगी, अगर आदमी अंधा भी है, सुनता भी नहीं है, तो वो उसी तरह से अनरूली थी, अनकंट्रोल्ड थी, जस्ट लाइक एनिमल. तो उसने, डायरेक्टर ने जो एनी को कहा कि ऐसी एक लड़की है, he had told she was blind and deaf as well as deranged, वही uncontrolled. He was at his wit's end, but he didn't want to put her in an asylum. उसके पिताजी उसको किसी इस asylum में नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन परेशान बहुत हैं. So he wrote here to ask if we knew of anyone, any teacher who would come to his house and work with his daughter. तो वो ऐसी टीचर चाहते हैं जो उनके घर जा कर के ऐसी टीचर को, ऐसे बच्ची को मदद करे, उसको संभाले, उसको विकसित करने में मदद करे. एंड दैट इज़ हाउ ये एनी सलीवन, जो कि यहाँ केज में थी और बाद में इंस्टीट्यूट में जा कर के, परकिंस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के बाद टीचर हो गई थी, अब वो एक उस बच्ची के पास गई जो अंधी थी, बहरी थी, और अपने टेंट्रम्स की वजह से, अपने चिड़चिड़ेपन की वजह से, अपने अनकंट्रोलेबल बिहेवियर की वजह से सब लोग परेशान थे. ये एनी सलीवन उसकी टीचर बनी, और उस बच्ची का नाम जिसकी ये टीचर बनी वो हेलेन केलर है. मज़ेदार बात ये है कि वो हेलेन केलर की टीचर ये एनी बनती है. अब लास्ट बात कि व्हेन हेलेन केलर रिसीव द नोबेल प्राइज़, जब उसको नोबेल प्राइज़ मिला हेलेन केलर को, तो शी वाज आस्क्ड हु हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन हर लाइफ, एंड शी सेड, उस समय पूछा गया कि तुम्हारे जीवन पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पर्सन का है, तो उसने कहा एनी सलीवन. एनी सलीवन जो उसकी टीचर बनी थी, उसने उसको ग्रो किया था. बट एनी सेड, ये सबसे मज़ेदार लाइन है, रोमांचित कर लेने वाली लाइन है, आंखें नम कर देने वाली लाइन है. एनी ने कहा, नो हेलेन, हेलेन ऐसा नहीं है. The woman who had the greatest influence on both of us, both of our lives, was a floor maid. वो फ्लोर मेड, वो काम करने वाली, वो मेड एट ट्विक्सबरी इंस्टीट्यूट. जो व्यक्तित्व जिसने हम दोनों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, वो फ्लोर मेड है, जिसने हमको भी बनाया, तुमको भी बनाया, हम भले ही हमारे माध्यम से. तो कहाँ, कौन, कब, किसके ग्रोथ के लिए एक चिंगारी बन जाएगा, एक कंधा बन जाएगा, एक माध्यम बन जाएगा, हम कह नहीं सकते. जीवन बहुत विराट है, और उसकी विराटता बस चलते चलते महसूस होती रहती है. सब कुछ प्लान नहीं हो सकता है. बहुत कुछ एक पेड़ की तरह से उगता है, घटनाएं भी पेड़ की तरह से उगती हैं. बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी क्या योजना है. मैं कहता हूँ मेरी योजनाएं तो पेड़ की तरह से हैं. कब उसमें पत्ती निकल आएगी, कब उसमें फूल मिल जाएगा, कब क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्टेंस इवॉल्व भी करेगा और रिवील भी करेगा. तो हमको अपना जो दायित्व है
उसको करते रहना है, और जितनी शक्तियां हैं उसके अनुसार करते रहना है। तो ये हेलेन केलर की कहानी थी जो मैं कल से चर्चा हो रही थी, आपको ये उसका दूसरा हिस्सा शेयर करना चाहता था कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से नियति। और वो हेलेन केलर वो कहती है हमारे लिए मोटिवेशनल सेंटेंस कि जब एक दरवाजे ईश्वर बंद करता है तो दो खोलता है। वह हेलेन केलर चीज़ों को छू करके उसका रंग बता देती है। वह हेलेन केलर आपके मुंह के सामने हाथ रख करके आप क्या बोल रहे हैं वह समझ जाती है, बोल देती है। अपने त्वचा को अपने आँखों का और कान का जिम्मा दे देती है, उनसे वो काम लेती है। अद्भुत है ये साधना, लेकिन ये साधना करनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझना पड़ेगा। वो गहरी साधना जब आप करेंगे तो ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि जब जो आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। अब एक और अनुभव हुआ वो आपके सामने शेयर करना चाहेंगे। पंद्रह अगस्त 1997 आपको याद होगा, बहुत महत्वपूर्ण दिन था। आज़ादी की 50वीं सालगिरह मनाई गई थी। अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 साल अगले साल हो जाएंगे, तो ये अमृत महोत्सव वर्ष है। लेकिन जब 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी 15 अगस्त 1997, मेरे लिए वो दिन बड़ा अद्भुत था, अविस्मरणीय और एक अजीब चेतना पैदा करने वाला और अजीब घटना को जन्म देने वाला। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये होने जा रहा है। तो 15 अगस्त 1997 को मुझे अनायास गांधी के सेवाग्राम में जाने का मौका मिला और विनोबा भावे की कुटिया पवनार आश्रम में जाने का मौका मिला। मेरी कोई योजना नहीं थी। मैं नागपुर अपने विभाग के जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है वहाँ पे एक मीटिंग में गया हुआ था। मैं एडिशनल डायरेक्टर था, लखनऊ के ट्रेनिंग सेंटर का हेड था, और हमारी मीटिंग नागपुर में थी 14 अगस्त को। और मीटिंग के बाद 14 अगस्त की शाम को मेरी फ़्लाइट थी नागपुर से दिल्ली। शाम को पता चला कि वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। अब कोई मेरे पास रास्ता नहीं था कि वो एक ही फ़्लाइट आती है, तो 15 अगस्त की फ़्लाइट शाम की ले ली गई। अब मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, एक दिन और रुकना पड़ रहा है, 15 अगस्त है, आज़ादी की सालगिरह है। तो मैंने सबसे अच्छा समझा कि मैं सेवाग्राम चला जाऊं और लौटते समय पवनार होते हुए फिर वापस आ जाऊं, पास पास में है दोनों। सेवाग्राम में गांधी की कुटिया में पहुंचा, बहुत देर तक बैठा रहा। लेकिन आश्चर्य मानिए कि गांधी की कुटिया वीरान थी। सेवाग्राम में कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, जैसे रोज वैसे। वहाँ कोई बहुत बड़ा आयोजन और सेलिब्रेशन या वो लाइट सजाया जाने का प्रोग्राम या कुछ नहीं, कोई गहमा गहमी नहीं, एकदम शांत। मैं अकेले गांधी की कुटिया में बैठा हूँ। वहाँ पर मैं अपने किताब अनुशासित इनकलाब के में उसकी भूमिका में कुछ बातें इसके संदर्भ में लिखी हैं, उस कुटिया के अनुभव के बारे में, वो आपको सुना रहा हूँ। 15 अगस्त 1997 को जब सारा देश स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा था,
उस दिन मुझे गांधी जी के सेवाग्राम और वर्धा जाने का मौका मिला। मैंने गांधी जी की कुटिया को गहराई से महसूस किया। उस समय जब देश और राज्यों की सभी राजधानियां 50वीं वर्षगांठ की खुशियां मनाने में लगी थी, मैंने बापू की कुटिया की वीरानी देखी। उस समय जब देश और राज्यों की सभी राजधानियां 50वीं वर्षगांठ की खुशियां मनाने में लगी थी, मैंने बापू की कुटिया की वीरानी देखी। आश्रम के प्रार्थना स्थल पर बापू ने एक पौधा रोपा था जो अब विराट वृक्ष का रूप ले चुका है, लेकिन उसकी जड़ें आधी काटी जा चुकी हैं। कोई कीड़ा उड़ा लग गया था इसलिए काटी गई थी। लेकिन जड़ों को काटने की इस प्रक्रिया को प्रतीक बनाकर मैंने कविता लिखी थी, स्वतंत्रता की यात्रा, जिसको इस पुस्तक में भी दिया गया है। गांधी जी की कुटिया में बैठकर इयान इलिच ने एक लेख लिखा था। उसी कुटिया में उसी जगह बैठ कर के इयान इलिच ने एक लेख लिखा था, जिसकी प्रतियां सेवाग्राम आश्रम सभी दर्शनार्थियों को बांटता है। इयान इलिच का वो लेख सभी दर्शनार्थियों को बांटा जाता है। उस लेख के विचार बड़े ही प्रभावशाली हैं। उस लेख के विचार बहुत ही प्रभावशाली हैं। इयान इलिच ने उस लेख में बार बार यह आश्चर्य व्यक्त किया है। इयान इलिच ने उस लेख में बार बार यह आश्चर्य व्यक्त किया है कि पता नहीं कैसे ऐसी व्यवस्थाएं पनपती और जिंदा रहती हैं जिसमें शक्तिशालियों पर बैसाखी वालों द्वारा शासन किया जाता है। आम जनता यह शक्तिशाली है, और जितने उन पर शासन करने वाले लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, यह बैसाखियों पर चलने वाले लोग हैं। ये अपने पैरों पर नहीं चल सकते। तो यह कैसे हो जाता है कि शक्तिशाली लोगों पर बैसाखियों पर चलने वाले लोगों द्वारा शासन किया जाता है? इस प्रश्न को बार बार इयान इलिच उठा रहा है। निश्चय ही वे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं जो सर्दी गर्मी बर्दाश्त करते हुए खुले आकाश के नीचे अपना कार्य करते हैं। निश्चय ही वे कहीं शक्तिशाली हैं जो सर्दी गर्मी बर्दाश्त करते हुए खुले आकाश के नीचे अपना कार्य करते हैं और अपने पैरों से चलते हैं। लेकिन उन पर शासन वे करते हैं जो गाड़ियों जहाज़ों के सहारे चलते हैं, विचार के लिए भी कहीं और किसी की बैसाखी लेते हैं, वैचारिक बैसाखियाँ भी, और जिन्हें सूरज और अधिक धूप लेने से सनस्ट्रोक हो जाता है, और जिन्हें सूरज की धूप अधिक लेने से सन स्ट्रोक हो जाता है। इसी बात को फिर मैंने एक गज़ल एक शेर में ढाला है कि शरीर मन व चरित्र से इतने सशक्त, शरीर मन चरित्र से इतने सशक्त, फिर क्यों हाशिए पर बेचारे बैठे हैं? शरीर मन व चरित्र से इतने सशक्त, फिर क्यों हाशिए पर बेचारे बैठे हैं? तो ये पूरी गज़ल, ये भी लंबी है, लेकिन इस गज़ल के अधिकांश शेर से आपसे कल सुनाएंगे। आज वो जो स्वतंत्रता की यात्रा कविता बनी थी गांधी के उस आश्रम में बैठने से जिसका बीजारोपण हुआ था, वह आज आपके सामने रखता हूँ। और कल एक चीज़ और आपके सामने रखेंगे। अब्राहम लिंकन का एक पत्र है अपने बच्चे के टीचर के नाम। अद्भुत है। बच्चे को क्या सिखाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, क्या बताना चाहिए, बच्चे की कैसी परवरिश होनी चाहिए। अद्भुत ये खत है। इसको भी मैं कल आपको सुनाऊंगा। अंग्रेज़ी में है, हिंदी चर्चा करते हुए, अंग्रेज़ी पढ़ते हुए इत्मीनान से। कोई हम लोगों को हड़बड़ी रहती नहीं है। गंगा अपनी धारा से बहती है, कभी हल्की कभी तेज़। तो
आ, आज मैं आपके सामने वो कविता रख रहा हूँ, स्वतंत्रता की यात्रा। और उसके बाद आज के प्रोग्राम को हम लोग विराम देंगे। कल अब्राहम लिंकन का पत्र, उस बच्चे के टीचर के नाम, और ये जो गज़ल का शेर सुनाया है आपको, जो सशक्त फिर क्यों इनसे कंट्रोल होते हैं, उसका पहला शेर सुना करके आपके मन में कुछ उत्सुकता, कुछ दिलचस्पी छोड़ जाएंगे आज। कि हम जो शाखों पे किनारे बैठे हैं, अपनी शक्ति को पहचानिए। हम जो शाखों पे किनारे बैठे हैं, ये किसी और के सहारे नहीं बैठे हैं, किसी और की कृपा से नहीं बैठे हैं, किसी और की शक्ति से नहीं बैठे, अपने ही पंखों के सहारे बैठे हैं। हम जो शाखों के किनारे बैठे हैं, अपने ही पंखों के सहारे बैठे हैं। और अब वो कविता, स्वतंत्रता की यात्रा। वर्तमान तो अनंत है। वो गज़ल का वो शेर भी याद करिए कि हर सांस में एक नया शिलान्यास रहा, नई संभावना रही। हर पल में से एक नया कुछ होने की संभावना है। एक पल में इतनी शक्ति है कि पता नहीं क्या करते, पूरी धरती बदल दे, सब कुछ बदल दे, सृष्टि बदल दे। वर्तमान तो अनंत है, फूटेगा कोई अंकुर इसी से। वर्तमान तो अनंत है, फूटेगा कोई अंकुर इसी से, और उसी अंकुर में खिलेगा सभी की स्वतंत्रता का पुष्प। असली स्वतंत्रता क्या है? और लोकतंत्र उसी स्वतंत्रता की तो उपज है। और उसी अंकुर में खिलेगा सभी की स्वतंत्रता का पुष्प। आह्वान है सबका कि तत्पर हों आत्मसात करने के लिए असली स्वतंत्रता और उसके संघर्ष का अर्थ। कि तत्पर हों आत्मसात करने के लिए असली स्वतंत्रता और उसके संघर्ष का अर्थ। कि बदलें समाज का चेहरा, बदलें परिभाषा कविता की। कविता की परिभाषा भी बदलने की ज़रूरत हो गई। बहुत सारे लोग इमोशंस में आकर के पता नहीं क्या क्या परिभाषा दे गए हैं, और हम लोग, वो संवेदना नहीं है, इमोशंस हैं, केवल इमोशंस, प्योर ब्लैंक इमोशंस हैं। संवेदना कुछ और कहती है। तो तत्पर हूँ आत्मसात करने के लिए असली स्वतंत्रता और उसके संघर्ष का अर्थ। कि बदलें समाज का चेहरा, बदलें परिभाषा कविता की। गलत कह दिया गया था कि वियोगी होगा पहला कवि। गलत कह दिया गया था कि वियोगी होगा पहला कवि, और सारे वियोगी कवि बन बैठे। गलत कह दिया गया था कि वियोगी होगा पहला कवि, और सारे वियोगी कवि बन बैठे। पहले तो बहुत प्राचीन काल में कवि तो जो सबसे जुड़ा होकर के जो महसूस करता है था, वो कवि कहलाता था। इवन उस महसूस करने के बाद अगर दूसरों का इलाज करता था जड़ी बूटियों वनस्पतियों से, तो उसको भी कविराज कहते थे। कवि केवल सुपरफिशियल इमोशंस को व्यक्त करने वाला व्यक्ति नहीं होता था, और ना अभी भी हो सकता है। इसलिए कविता की परिभाषा को बदलने की ज़रूरत है। गलत कह दिया गया था कि वियोगी होगा पहला कवि, और सारे वियोगी कवि बन बैठे। आज कविता को ज़रूरत है नई परिभाषा की। आज कविता को ज़रूरत है नई परिभाषा की। स्वतंत्र, संवेदनशील और कर्मयोगी ही होगा कवि। स्वतंत्र, संवेदनशील और कर्मयोगी ही होगा कवि। कवि की 3 शर्तें मस्त हैं, सबसे ज़रूरी हैं। स्वतंत्र, संवेदनशील और कर्मयोगी ही होगा कवि। केवल विचार ही काफ़ी नहीं है, कर्मयोगी भी होना है। और जैसा मैंने पहले बताया कि जब योग जुड़ जाता है तो मतलब सबसे, समष्टि से जुड़ाव के साथ काम, वो जब जो हो रहा हो वह योग है। तो कर्म योग वह है जो सबसे जुड़ाव, पूरी सृष्टि, पूरी संवेदना के साथ जुड़ाव, पूरी धरती से, पूरे समाज से, पूरे परिवार से, पूरी प्रकृति से, उसमें जब जो कार्य हो रहा है वह कर्मयोगी ही है। तो स्वतंत्र, संवेदनशील और कर्मयोगी ही होगा कवि,
और बहेगा सर्वानंद उसकी कविता से। फिर यह सवाल उठाया जाएगा क्या गुलामी के दिनों में कोई कवि नहीं हुआ? ये प्रश्न उठ सकता है फिर। तो फिर क्या गुलामी के दिनों में कोई कवि नहीं होगा? प्रश्न गुलामी के दिनों का नहीं, गुलाम का है। प्रश्न गुलामी के दिनों का नहीं, गुलाम का है। गुलामी के दिनों में भी जो गुलाम नहीं रहते, जो कर्मयोगी स्वतंत्र रहते हैं, गुलामी के दिनों में भी जो गुलाम नहीं रहते, जो कर्मयोगी स्वतंत्र रहते हैं, जिनकी भावना स्वतंत्र रहती है, वो कवि भी कहे जाएंगे। और इवन आजकल आज़ादी के दिनों में जो गुलामी की मानसिकता से जी रहे हैं, जो स्वतंत्र नहीं हैं, जो कर्मयोगी नहीं हैं, वो कवि नहीं कहे जा सकते। तो शीघ्र ही गूंजेगी एक नई परिभाषा तो शीघ्र ही गूंजेगी एक नई परिभाषा। संवेदनशील कर्मयोगी होगा कवि, और स्वतंत्रता से उपजेगा गान, और स्वतंत्रता से उपजेगा गान। नहीं हुआ है पूर्ण अभी हमारा यह गान, नहीं हुआ है ये पूर्ण अभी हमारा यह गान। अभी जारी रखनी है साधना, और जारी रखना है अभ्यास, और जारी रखना है अभ्यास। हमें 1947 में आज़ादी से अधिक आज़ादी का भ्रम मिला। हमें 1947 में आज़ादी से अधिक आज़ादी का भ्रम मिला, क्योंकि जनता को यह एहसास ही नहीं दिलाया गया कि अब आप मालिक हो। अभी आज भी आप गांव में जाके पूछिए कि मालिक कौन है, तो कहीं आपको ये जवाब नहीं मिलेगा कि हम मालिक हैं। आज़ादी तो उस दिन होगी, देश आज़ाद उस दिन होगा जिस दिन हम भारत के लोग कहेंगे कि हम मालिक हैं देश के। तो हमें 1900 क्यों ये भ्रम मिला, इस पर भी एक दिन चर्चा करेंगे, वो और किसी दिन। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इस देश का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस आज़ादी के भ्रम को सच्ची आज़ादी में कैसे बदलें। इस पर चर्चा परसों कर लेंगे, क्योंकि कल वो दोनों बिंदु हैं। हमें 1947 में आज़ादी से अधिक आज़ादी का भ्रम मिला और हम भटक गए। हमने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। वह समय तो आत्मचिंतन का था। हमें गंभीर होकर सोचना चाहिए था कि हम क्यों होते हैं बार बार गुलाम। हमें गंभीर होकर सोचना चाहिए था कि हम क्यों होते हैं बार बार गुलाम। कोई भी बाहरी लहर आती है और हमको रौंद कर या हिलाकर या गुलाम बनाकर चली जाती है। कोई भी बाहरी लहर आती है और हमको रौंद कर या हिलाकर या गुलाम बनाकर चली जाती है। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन तमाम सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की लहर और पूंजीपतियों की लहर, वो आकर के हमको गुलाम बनाकर चली जा रही है। क्यों कोई भी बाहरी लहर आती है और हमको रौंद कर या हिलाकर चली जाती है? क्यों बार बार उठ खड़ा होता है विश्वास का संकट? हमने कभी क्यों नहीं विचार किया कि हम बार बार परास्त क्यों हुए? हमने कभी क्यों नहीं विचार किया कि हम बार बार परास्त क्यों हुए? क्या परास्त होना ही हमारी संस्कृति है, नियति है? क्या परास्त होना ही हमारी संस्कृति है, नियति है? अब ये लाइनें आपको चौंकाएंगी, लेकिन सच्ची हैं। गहराई से सोचिएगा। क्या यह सच है कि आक्रांताओं ने फूट डाला और राज्य किया? क्या यह सच है कि आक्रांताओं ने फूट डाला और राज्य किया? यह सच्चाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम खुद फूटे हुए थे, या हम यूं ही फूटे फूटे रहते हैं, इसलिए कोई भी हम पर नियंत्रण कर सकता है, राज्य कर सकता है। आज़ादी के बाद भी हम अगर यूं ही फूटे फूटे रहेंगे तो कोई भी हम पर नियंत्रण कर सकता है। इस फूट को ख़त्म करने के लिए अब तक किया ही क्या है हमने? इस फूट को ख़त्म करने के लिए अब तक किया ही क्या है हमने? गांधी जी ने थोड़ा प्रयास किया था इस फूट को ख़त्म करने को, लेकिन उनमें भी गांधी जी के
कुछ पक्षों से हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन गांधी जी ने शुद्ध मन से इस फूट को ख़त्म करने का एक प्रयास किया था। क्या क्या प्रयास किया था, इस पर भी किसी दिन चर्चा होगी। इसलिए कोई भी हम पर राज्य कर सकता है। हम यूं ही फूटे फूटे ही रहते हैं, इसलिए कोई भी हम पर राज्य कर सकता है। इस फूट को ख़त्म करने के लिए अब तक किया ही क्या है हमने? सम्यक शिक्षा की कोई व्यवस्था की। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और 90% बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है, और शिक्षा मिल भी रही तो उसमें नकल हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। यह देश तभी अच्छा बनेगा जब इस देश के हर बच्चे को अच्छी सम्यक शिक्षा मिलेगी, जैसा तोतो चांद के उस टीचर ने दिया था। कोई रास्ता नहीं है, केवल नारे कर लगाने से और घोषणाएं करने से कोई विश्व गुरु नहीं बन जाता। और दूसरी बात यह है कि विश्व गुरु हम बनेंगे, इसका मतलब हमारे में अहंकार है। हम क्यों अहंकारी बनना चाहते हैं? हम विश्व के एक अंग हैं, उस अंग की तरह से बेहतर रहें, बस यही बहुत है। इतने डायमेंशंस हैं नॉलेज के, तो अगर हम एक व्यक्ति हर डायमेंशन में गुरु नहीं हो सकता। कोई विज्ञान में गुरु होगा, कोई विचार में गुरु होगा, कोई किसी हुनर में गुरु होगा। तो अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ज्ञान के गुरु होंगे, अलग अलग फंक्शनल एक्सीलेंस होगा, और हमको भी जो हमारी कैपेबिलिटी है उसमें एक्सीलेंस करना है। ये गुरु वगैरह का, गुरुडम का, ये बहुत सारे गुरुओं ने हिंदुस्तान को बहुत बर्बाद किया है। तो कम से कम गुरु होने के ये सब, मैं तो बच्चों के बीच जाता हूँ तो हमेशा कहता हूँ कि कभी इस मंत्र पर विश्वास मत करिए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु साक्षात परमेश्वर। अगर आप गुरु को, जब परमेश्वर और गुरु दो अलग अलग शब्द हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो फिर एक दूसरे को कंफ्यूज क्यों करते हैं? जिस दिन गुरु ने अपने को परमेश्वर, किसी गुरु ने ही ये मंत्र लिखा होगा, तो जिसने परमेश्वर कह दिया गुरु को, तो फिर चाहे वो गुरु फिर वो एक्सप्लॉयट करे, रेप करे और लूटे, कुछ भी, सारा कुछ हो गया। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि गुरु को भी आप खुली आंखों से देखिए। इस पर भी कभी चर्चा होगी कि गुरु कौन, बल्कि कल ही हो सकती है अब्राहम लिंकन के उस लेटर को जो उन्होंने उसके बच्चे के गुरु को लिखा है। तो इस फूट को ख़त्म करने के लिए अब तक किया ही क्या है हमने? सम्यक शिक्षा की कोई व्यवस्था की हमने? मात्र खुशियाँ मनाने से, उत्सव सजाने से फूटें तो नहीं ख़त्म हुआ करती। लो आ गई अब वो 15 अगस्त 1997, जिस दिन ये कविता जन्म ले रही है। लो आ गई आज़ादी की 50वीं सालगिरह। लो आ गई आज़ादी की 50वीं सालगिरह, 15 अगस्त 1997। लोगों ने मनाई अथाह खुशियाँ। दिल्ली को सजाया गया दुल्हन की तरह। राज्यों की राजधानियाँ भी खूब सजी। लेकिन उस दिन मैंने देखा बापू के सेवाग्राम को भी और दिल्ली को भी। लेकिन उस दिन मैंने देखा बापू के सेवाग्राम को भी और दिल्ली को भी। तो 15 अगस्त की शाम की चूँकि मेरी फ़्लाइट हो गई थी, मैंने फ़्लाइट ली, शाम की थी, थोड़ा मतलब रात, दिन ढल गया था, अंधेरा होने लगा था। तो फ़्लाइट जब भोपाल के आसपास पहुंची, भोपाल के ऊपर उड़ रही थी, तो एयर होस्टेस ने दिखाना शुरू कर दिया कि देखिए ये भोपाल है, पूरा शहर जगमगा रहा है। एक तरह से कमेंट्री देने लगी। और जब दिल्ली के पास पहुंची तो उसकी कमेंट्री दे रही है, पार्लियामेंट हाउस है, ये राष्ट्रपति भवन है, ये है, ये वो है। तो मेरा दिल कचोट रहा था कि कहाँ मैंने वीरान बापू की कुटिया देखी है और कहाँ ये जगमगाती हुई राजधानियाँ देख रहा हूँ इसी पर। लेकिन उस दिन मैंने देखा बापू के सेवाग्राम को भी और दिल्ली को भी। वीरान पड़ी थी बापू की कुटिया। इंतज़ार कर रहे थे बापू के चरखे कि कुछ समर्पित हाथ आएँ तो सही और उन्हें तिरस्कार और अंधेरों के निजात दिला सकें। बहुत सारे लोग आजकल लिखते हैं या कि क्या चरखों से आज़ादी मिल गई थी? चरखा आज़ादी का वह कोई हथियार ही नहीं था। चरखा तो जन जागरण का हथियार था, कर्म योग का हथियार था, लोगों को जोड़ने का हथियार था, लोगों के जो ग्रामोद्योग हैं उनके पनपाने का अधिकार था।
तो गलत संदर्भों में जब हम चीज़ों को लेकर के बहस करने लगते हैं तो बहुत नुकसान होता है, समय का भी, व्यक्ति का भी, और देश का भी, और धरती का भी। तो ये जो बापू की वीरान कुटिया और जगमगाती हुई राजधानियाँ, इस पर 69 के आसपास धर्मयुग में एक छोटी सी कविता पढ़ी थी जो मुझे हमेशा हांट करती रहती है, मैं अक्सर सुनाता हूँ। आज अगर थोड़ा समय ज़्यादा भी हो जाए, 5-10 मिनट, तो सुन लीजिएगा, क्योंकि कविता तो पूरी करनी ही है। हो सकता है मैं कल भी कर सकूं, लेकिन शायद वो जिस भावभूमि में आप हैं और हम हैं वो टूट जाएगा, तो इसलिए इसको आज पूरा कर लेंगे। तो वो 2 लाइन की छोटी सी कविता धर्मयुग में पढ़ी थी कि राजधानी की जगमगाती सड़क पर, राजधानी की जगमगाती सड़क पर ट्यूबलाइट की रोशनी, ये वो भूसे से भरी एक बैलगाड़ी ढुलक रही थी। भूसे से भरी एक बैलगाड़ी, भूसे से भरी एक बैलगाड़ी ढुलक रही थी। बैलगाड़ी के पीछे एक टूटी हुई फूटी लालटेन लटक रही थी। बैलगाड़ी के पीछे एक टूटी हुई फूटी लालटेन लटक रही थी। एक रोशनी में एक रोशनी भटक रही थी। एक रोशनी में एक रोशनी भटक रही थी। तो वही रोशनी मैंने देखी, जगमगाती हुई राजधानियाँ, और वही एक रोशनी जो सच्ची रोशनी है, लेकिन वह वीरान देखी मैंने बापू की कुटिया। तो मैंने देखा बापू के सेवाग्राम को भी और दिल्ली को भी। वीरान पड़ी थी बापू की कुटिया कि कोई समर्पित हाथ आए तो सही और उन्हें तिरस्कार के अंधेरों से निजात दिला सकें। उन चरखों और तकुओं की खनक, उनका चलना ही उनकी स्वतंत्रता है। तनिक बापू के प्रार्थना स्थल को देखिए, जो मैंने जो आपको भूमिका सुनाई थी, वहाँ पे इसका चर्चा है। बापू द्वारा रोपे गए पेड़ की जड़ें भी आधी तो काटी जा चुकी। विवश बेचैन मन कुरेदता है कि क्या उनके द्वारा रोपे गए पेड़ को ही काटा गया है या उनके द्वारा स्थापित विचारों को भी। उनके द्वारा दी गई नई तालीम का क्या हुआ। मैंने फिर वहाँ उनकी नई तालीम जो उन्होंने रखी थी, जिसमें केवल कैरेक्टर बिल्डिंग और हुनर और ये सब डेवलपमेंट, डिग्री पे विशेष ध्यान नहीं था, वो 70-80 साल के उन बूढ़े लोगों से भी बहुत मेरी बातचीत हुई। उनकी आंखें नम हो गईं और बात आगे आ रही है। वो पहले मुझसे बात करने के भी तैयार नहीं थे। बहुत सारे पत्रकार आते हैं और फिर हमें एक खबर बना लेते हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैं एक राइटर भी हूँ, मैं एक सरकारी नौकर भी हूँ, और मैं एक किसान का बेटा भी हूँ। बहुत बात मतलब अपनी संवेदना पे जब मेरे विश्वास हुआ, तब उन्होंने मुझसे बात करने को भी तैयार हुए, नहीं तो बेचारे संकुचित हो रहे थे। उनके द्वारा दी गई नई तालीम का क्या हुआ, उनके उन छात्रों का क्या हुआ। उनकी आँखें वे सपने सजोए सजोए बूढ़ी हो गईं। स्वतंत्र देश में नौकरी के लिए उनसे सर्टिफिकेट और डिग्रियां मांगी जाने लगीं। स्वतंत्र देश में नौकरी के लिए उनसे सर्टिफिकेट और डिग्रियां मांगी जाने लगीं, और उसके अभाव में उनमें से अधिकांश को तो खादी और ग्रामोद्योग में ही नौकरी करते करते मर खप जाना पड़ा। अब कविता और फैलती है। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती का जश्न और जुनून सराबोर कर गया दिल्ली को, लेकिन वह छू न पाया बापू की कुटिया को। वह छू न पाया सुदूर गांव के निश्चल सीमांत किसान और मजदूर को। शोषण जारी है अब भी, बेलौश बेखौफ, बस शोषक बदल गए हैं, अब अपने ही शोषक हो गए हैं। अभी तक हम विकसित नहीं कर पाए वह तंत्र, वह व्यवस्था कि किसी के कार्यों का मूल्यांकन उसके अधिकारी द्वारा नहीं, बल्कि उपयोग करने वालों द्वारा भी हो। इस पर फिर किसी दिन एक बिंदु पर चर्चा किया जाएगा। मसलन सड़क का मूल्यांकन उन पर चलने द्वारा लोगों द्वारा हो, पढ़ाई का मूल्यांकन छात्रों और अभिभावकों द्वारा भी हो। हम कहते हैं यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा। इतना अहंकार अपने अतीत पर। फिर हमारी संस्कृति में तो विश्वास किया जाता है पुनर्जन्म पर। तो
अगले जन्म में कौन बनेगा सोने की चिड़िया? आत्महत्या करता किसान, दहेज के लिए जलाई जाती स्त्री, काम पाने के लिए छटपटाते हाथ, परीक्षा में फेल होने पर आत्महत्याएं करते छात्र, अवसरहीनता से आक्रांत आत्मदाह करते प्रतिभाशाली युवक, धर्म के नाम पर जलाए जाते लोग, पर्यावरण प्रदूषण से दम तोड़ते मनुष्य और जानवर, नदियों में फैलते जहर से मरती मछलियाँ और पानी के अंदर के रहने वाले जीव। पुनर्जन्म के बाद इनमें से कौन कौन बनेगा सोने की चिड़िया? पुनर्जन्म के बाद इनमें कौन कौन सा बनेगा सोने की चिड़िया? और सोने की चिड़िया बैठेगी कहाँ? उन आम के पेड़ों पर जो बगल में ईंट के भट्ठों या जलती हुई परालियों के कारण सूख गए हैं या फलहीन हो गए हैं। और फिर किसकी स्वतंत्रता? लोगों की या वनस्पतियों जीव जंतुओं की भी? लोगों की या वनस्पतियों जीव जंतुओं की भी? देखिए, हरसिंगार का एक फूल, अभी हम लोग बात करते हैं और इसी बात करते करते ऊपर से आकर किताब पे गिर गया है। इसे मैं कोइंसिडेंस भी मान सकता हूँ, ईश्वरीय कृपा भी मान सकता हूँ। वो ऊपर हरसिंगार का पेड़ है, जब उसकी इच्छा होती है फूल टपका देता है। लोगों की या वनस्पतियों जीव जंतुओं की भी? इनमें से कितने स्वतंत्रता प्राप्त के पूर्व स्वतंत्र हुए थे और कितने स्वतंत्रता पाने के बाद परतंत्र हो गए? यह पे विचार करने की ज़रूरत है कि स्वतंत्रता पाने के इस देश में क्या क्या परतंत्र हो गया है। हम तो इतने उलझ गए हैं नारों में कि नन्हे हाथों को कुछ अच्छा दे ही नहीं पा रहे हैं। थोड़ा बहुत जो सीखते कमाते थे वह अवसर भी छीन ले रहे हैं बाल श्रम विरोध के नाम पर, और उनके माँ बाप कर रहे हैं आत्महत्याएं संसाधनों के अभाव में। क्या ज़रूरी नहीं था कि उन बच्चों को पहले कर लेते सुनिश्चित सम्यक शिक्षा और पुनर्वास की सुचारू व्यवस्था? क्या ज़रूरी नहीं था कि उन बच्चों के लिए पहले कर लेते सुनिश्चित सम्यक शिक्षा और पुनर्वास की सुचारू व्यवस्था? इस पर भी किसी दिन चर्चा करेंगे। और फिर भली प्रकार सोच विचार कर ही उन्हें हटाते उनके काम से, और हटाते केवल खतरनाक कामों से, सभी कामों से नहीं। क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बच्चे जो हुनर बचपन में ही सीख सकते हैं। इसीलिए यहाँ जो पिता जो वंशानुगत हुनर का काम चलता था, उसका एक कारण ये भी था कि आवाजाही तक ज़्यादा संभावना भी नहीं होती थी, और बच्चा जब बचपन से वो हुनर सीख लेता था तो उसमें एक्सेल करता था, उत्कृष्ट हो जाता था। तो अगर बच्चा चाहे स्कूल में सीखे, चाहे कहीं अच्छे जगह पे जहाँ वो काम हो रहा हो वहाँ जाके सीखे, एक ही बात है। अभी हमें पानी है सच्ची स्वतंत्रता, जिसमें सबको हो छूट अपना निज धर्म तलाशने निभाने की। चिड़ियों को उड़ने की स्वतंत्रता, फूलों को खिलने की स्वतंत्रता। अभी देखिए स्वतंत्र है, खिला भी और जब मन में आया तो गिरा भी दिया। तना और फूलों पत्तियों को देता है जीवन द्रव, रहे तनकर खड़ा अपने जीवन में गड़ा, यही है उसकी स्वतंत्रता। वह न बन जाए कुर्सी या हथियार किसी के लिए, वह न बन जाए कुर्सी या हथियार किसी के लिए। तो हमको भी किसी की कुर्सी के लिए, किसी की कुर्सी या हथियार नहीं बन जाना है। हमें अपनी चेतना को जागृत रखना है। सबकी स्वतंत्रता जुड़ी हुई है परस्पर, हमें समझना पड़ेगा इसको गहराई से। जब हम किसी को करते हैं परतंत्र, तो कहीं गहरे में हम भी हो रहे होते हैं परतंत्र। आप एक कुत्ता भी पालते हैं तो आप सोचते हैं कि आपने कुत्ते को पाल लिया है। जरा गहराई से सोचिए, उस कुत्ते ने आपको भी पाल लिया है, उसने आपको भी उतना ही परतंत्र कर लिया है। आपका समय, आपका ध्यान, आपकी बहुत सारी चीज़ें। तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप किसी को परतंत्र बनाएंगे तो वह आपको परतंत्र नहीं बनाएगा, आप स्वतंत्र रहेंगे। जब हम किसी को करते हैं परतंत्र तो हम कहीं गहरे में हम भी हो रहे होते हैं परतंत्र, भले ही अपनी परतंत्रता हम न देख पा रहे हों या मानने को तैयार ना हों। सबकी स्वतंत्रता का जब हम करने लगेंगे एहसास, तो वही होगा स्वतंत्रता का महापर्व।
जब हम सबकी स्वतंत्रता का करने लगेंगे एहसास, तो वही होगा स्वतंत्रता का महापर्व। अभी हमारा जनतंत्र भी कहाँ है स्वतंत्र? वह तो जकड़ा ही रहता है किन्हीं न किन्हीं वादों, नारों, भुलावों में। वह तो तभी हो सकेगा स्वतंत्र जब प्रत्याशी वोट मांगने नहीं जाएगा। वह तो तभी हो सकेगा स्वतंत्र जब प्रत्याशी वोट मांगने नहीं जाएगा, बल्कि जनता सही व्यक्ति के पास जाएगी और विनती करेगी कि आप हमारे प्रतिनिधि होना स्वीकारें। वह तो तभी हो सकेगा स्वतंत्र जब प्रत्याशी वोट मांगने नहीं जाएगा, बल्कि जनता सही व्यक्ति के पास जाएगी और विनती करेगी कि आप हमारे प्रतिनिधि होना स्वीकारें। इसी में छिपा है अवतारों की अवधारणा का रहस्य। इसी में छिपा है अवतारों की अवधारणा का रहस्य। अब बस 1-2-3 मिनट में समाप्त हो रही। लंबी बातचीत थी, कविता थी, लेकिन आप जिस ध्यान से सुना है उसके लिए आपको साधुवाद। और निश्चय ही इसके अलग अलग बिंदुओं पर हम लोग अलग अलग चर्चा भी करेंगे। तो इसी में छिपा है अवतारों की अवधारणा का रहस्य। अवतार है क्या? क्या ईश्वर का धरा पर अवतरण मात्र यही अवतार है? ईश्वर धरती पर आ गया किसी रूप में, वही अवतार है? नहीं, यह अवतार नहीं है। ये तो अवतार का रिजल्टेंट है, बाहरी स्वरूप है। आंतरिक स्वरूप देखिए, हर अवतार के पहले धरती, देवता और मनुष्य, हर अवतार के पहले धरती, देवता और मनुष्य एकत्र होकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसके अवतरण के लिए। हर अवतार के पहले धरती, देवता और मनुष्य एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं उसके अवतरण के लिए। यह सारे मनुष्यों और देवों का एक साथ एकत्र होना और एक स्वर से ईश्वर से प्रार्थना करना, यह अवतार की भूमिका भर नहीं है, बल्कि यही है अवतार का अवतरण। यह जो एक रूपता बनती है धरती को, प्रकृति को, लोगों को बेहतर बनाने, बचाने की इच्छा, ये जो सामूहिक इच्छा है, सामूहिक स्वर हैं, यही अवतार है। यही अवतार की होने की घटना है। तो यह सारे मनुष्यों और देवों का एक साथ एकत्र होना और एक स्वर से ईश्वर से प्रार्थना करना, यह अवतार की भूमिका भर नहीं है, बल्कि यही है अवतार का अवतरण। बल्कि यही है अवतार का अवतरण। जिस क्षण, उसी क्षण हो जाता है अवतार संभव। उसी क्षण जब सबके सामूहिक इच्छा शक्ति जब पैदा होती है, वही अवतार है। वो सामूहिक इच्छा शक्ति ही अवतार है, उसी का रेजोनेंस ही अवतार है। तो उसी क्षण हो जाता है अवतार संभव, जिस क्षण सबके स्वर हो जाते हैं एक। उसी क्षण अवतार हो जाता है संभव, जिस क्षण सबके स्वर हो जाते हैं एक। तो जनतंत्र में उसी दिन होगी स्वतंत्रता अवतरित। तो जनतंत्र में उसी दिन होगी स्वतंत्रता अवतरित। इसीलिए मैंने कहा था कि 1947 को जनतंत्र का, आज़ादी का भ्रम मिला, लेकिन वाकई जनतंत्र आज़ादी उसी दिन अवतरित होगी। उसी दिन होगी स्वतंत्रता अवतरित, जिस दिन सभी एक स्वर से निकल पड़ेंगे सच्चे, तलाश के लिए निकल पड़ेंगे सच्चे प्रतिनिधियों की। तो जिस क्षण सबके हो जाते हैं एक, उसी क्षण हो जाता है अवतार संभव। तो जनतंत्र में उसी दिन होगी स्वतंत्रता अवतरित, जिस दिन सभी एक स्वर से तलाश के लिए निकल पड़ेंगे सच्चे प्रतिनिधियों की। दरअसल सच्ची एकता ही सच्ची स्वतंत्रता है। दरअसल सच्ची एकता ही सच्ची स्वतंत्रता है। और आखिरी लाइन है, अपने देश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती और अपने देश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाई है हमने। अपने देश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाई है हमने। अपने विश्व की एकता और स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती अवश्य ही मनाएंगे कल। पूरा विश्व एकजुट होकर के काम करेगा, वही उसकी स्वतंत्रता होगी, वही उसकी आज़ादी होगी। अपने विश्व की एकता और स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती अवश्य ही मनाएंगे कल। अभी हम यात्रा में हैं, अभी हम यात्रा में हैं, इंतज़ार में हैं। इस यात्रा में हमारे साथ रहेगी रोशनी,
इस यात्रा में हमारे साथ रहेगी रोशनी कर्म साधना की, कर्म योग की, आत्मावलोकन की, अपने अंदर भी झांकने की, संवेदना की, सबसे जुड़ाव की, विश्वास की, हम होंगे कामयाब, और जुड़ाव की, सबसे जुड़ाव की। तो आज की ये चर्चा में आपने जिस मनोयोग से भागीदारी की और जिस मनोयोग से आपने आत्मसात किया, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं देख रहा था सब लोगों के प्रतिक्रियाएं बहुत ही अलग अलग चैनल्स पर, तो बहुत ही अद्भुत है। नमस्कार, कल फिर सुबह 7 बजे मिलेंगे और चर्चा जारी रहेगी भावगंगा की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस घाट पे आके स्नान करने से बड़ा अच्छा लगता है, तो हमें भी यहाँ इस घाट में आप लोगों के साथ स्नान करने में बड़ा अच्छा लगता है। ये गंगा आप ही की वजह से बह रही है।